ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये जीओसी का जो लेक्चर सीरीज चल रहा है, और ये हम लोग आज लेक्चर सीरीज के 7वें सेशन पे आ गए हैं। और आज 7वें सेशन में हम लोग आप लोगों से एक नए टॉपिक पर फिर से बात करने वाले हैं। देखो, हम लोग पिछले वाले टॉपिक में ना बहुत डिटेल से बात किया था डायस्टेरियोइसोमर, एनांशियोमर वगैरह को, तो उसमें से एक टॉपिक छूट गया था। उस टॉपिक को मैं फिर से डिस्कशन करने वाला हूँ, और वो टॉपिक का नाम था रेसिमिक मिक्सचर। तो आज हम रेसिमिक मिक्सचर की बात करेंगे और आरएस नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे, और थोड़ा डीएल नोटेशन देख लेंगे। और डीएल नोटेशन देखने के बाद हम लोग डिस्कशन कर लेंगे इरिथ्रो एंड थ्रियो कंपाउंड का। तो बढ़िया सा प्यारा सा हेडिंग डालिए, और उसी से हम लोग आज चालू करने वाले हैं। सभी जो नए व्यूअर हैं उनको एक बार फिर से बोल दूं, आप लोग पुराने वीडियोस को देखें और उसके बाद नए वीडियो में आएँ। बहुत मज़ा आएगा, आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी। तो आप लोग बढ़िया सा लिख लीजिए रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर, इस टॉपिक को चर्चा करने वाले हैं। देखो, रेसिमिक मिक्सचर है क्या चीज़। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास दो तरह का आइसोमर होता है। एक होता है जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, एक होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो जो ऑप्टिकली एक्टिव होती है वो क्लॉकवाइज रोटेशन करता है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है। तो हम कोई ऐसे कंपाउंड को लेते हैं जिसका 50% जो मॉलिक्यूल्स होता है। जैसे हमारे पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं, 100 मॉलिक्यूल हैं, तो उसमें से जो 50 मॉलिक्यूल होगा वो आपका डी फॉर्म में रहेगा, और जो 50 मॉलिक्यूल है वो एल फॉर्म में रहेगा। तो जब डी और एल फॉर्म में रहेगा तो हम उसको बोलेंगे रेसिमिक मिक्सचर। यानी डी वाला फॉर्म जो मॉलिक्यूल होगी वो 50 होगी, और एल वाला फॉर्म होगा वो 50 होगा। तो इक्विमोलर मिक्सचर है ये। क्या है ये? इक्विमोलर मिक्सचर। और इक्विमोलर मिक्सचर क्या होती है कि उसमें से जो डी भाग है ना, वो जितना रोटेशन क्लॉकवाइज करता है वो उतना ही एल कर देता है। तो वो ना तो क्लॉकवाइज कंप्लीटली रोटेशन कर पाता है, ना तो एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। तो ये क्या होती है? इक्विमोलर मिक्सचर होती है। ठीक है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल फॉर्म is called रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, तो रेसिमिक मिक्सचर उसको कहेंगे जहाँ इक्विमोलर डी और एल फॉर्म रहेगा। जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आज फास्ट पढ़ाने की कोशिश रहेगी मेरी। तो जैसे मैं ये कह देता हूँ, जैसे CH3 है ना, COH है, और यहाँ पे H है, और यहाँ पे है COOH। तो ये 50% है। इसी का 50% जो भाग है, जो कि इनांशियोमर है, इसका एक और है कंपाउंड। ठीक है, हम मिरर इमेज की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एक और कंपाउंड है जो आपका रखा है 50%। यानी 50% जो है ये वाला है, ये वाला कंपाउंड है, और 50% जो है ये वाला कंपाउंड है। ये वाला डी फॉर्म है ना, और ये वाला आपका एल फॉर्म है। तो जो डी और एल फॉर्म है 50-50 मिक्सचर है, 50-50% है। तो हम इन दोनों को कम्प्लीटली ऐड करके बोलेंगे कि ये वाला जो आपका मिक्सचर है ये आपका रेसिमिक मिक्सचर है। ठीक है, ये कैसा मिक्सचर है? रेसिमिक मिक्सचर। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ बढ़िया सा रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर, यही है रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर क्या होती है? तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है। क्या होती है? ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है, ये वाली बात है। अब हम लोग इसको पढ़ लिए। इसको पढ़ने के बाद हम लोग एक और देख लेते हैं, DL नोटेशन। ठीक, ऑप्टिकल आइसोमर। तो हालांकि इसको थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि इसमें हुआ क्या, ड्रॉबैक क्या हुआ। एक बड़ा सा स्टोरी है, छोटा सा स्टोरी है इसके लिए। तो D एंड L नोटेशन, DL नोटेशन, DL नोटेशन, इसको बढ़िया सा हेडिंग डाल दिए, DL नोटेशन। जब शुरू में कार्बोहाइड्रेट का खोज हुआ था तो उस समय लोग बोलते थे कि एक हम ओरिएंटेशन देंगे, और ओरिएंटेशन देखेंगे तो उस OH को ओरिएंटेशन देख करके उन लोग बता दिए कि हाँ यार ये ऑप्टिकली एक्टिव है और ये क्लॉकवाइज होगा। तो उस समय क्या धारणा थी उसको सुनो, ग्लूकोज को मॉलिक्यूल को लेकर। तो सबसे पहले आया था डी फॉर्म। क्या आया था? डी फॉर्म।
तो डी फॉर्म किसको बोलते हैं उसके लिए एक डेफिनेशन दिया गया था। उसमें वो बोला गया था कि जब OH जो है आपका दायां साइड हो, व्हेन OH ग्रुप ऑन सेकेंड लास्ट पोजीशन, ऑन सेकेंड लास्ट, नीचे से सेकेंड लास्ट बोलेंगे से ना, कार्बन सेकेंड लास्ट कार्बन इज ऑन राइट हैंड साइड, इज ऑन राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ऐसा लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड। अब ये इसका मैं लिख के बताऊंगा फिर आपको समझ में गया, राइट हैंड साइड, तब हम उसको डी फॉर्म बोलेंगे। इसी तरीके एल फॉर्म को क्या बोला गया सुनो, अच्छा रुको भाई, ये एल फॉर्म। तो एल फॉर्म में ये बोला गया था सिंपल सा, वेन OH ग्रुप ऑन सेकेंड लास्ट कार्बन is on लेफ्ट हैंड साइड, वो राइट हैंड साइड है ना, और ये किसकी बात कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड। तो अब बातें क्या हुई, इस समय सीधा सीधा ग्लूकोज मॉलिक्यूल को चिपका दिया गया है, ग्लिसरॉल्डिहाइड जो अलग मॉलिक्यूल दिखे उसको चिपका दिया गया। तो कैसे चिपकाया गया उसको सुनो, यहाँ पे ये बोला गया कि ये आपका ये कंपाउंड है यार, ये कंपाउंड है आपका। तो इस कंपाउंड को लेकर के क्या बोला गया, देखो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या जाएंगे, ये लास्ट वाला है, तो ये वाला है सेकेंड लास्ट। इस सेकेंड लास्ट कार्बन में देखेंगे तो यही है हमारा जो OH रखा है। तो इस OH रखा है तो उनको ये बोला गया कि यदि आपका सेकेंड लास्ट में राइट हैंड साइड है तो हम इसको बोलेंगे D, और इसका नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है, ये बोला गया। और ऐसे ही क्या बोला गया कि आपका यही जो है CHO, बाय द वे यहाँ OH है, यहाँ ऐसा है COOH, तो इसको बोला गया एल ग्लिसरॉल्डिहाइड, इसको क्या बोला गया, ग्लिसरॉल्डिहाइड बोला गया, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल दे देते हैं जहाँ पे सीधा सीधा OH को लेकर के बोला गया था कि हमारा OH लेफ्ट हैंड साइड है तो उसको एल ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलोगे। अब इसी तरीके से देखो तो C ये हो गया OH, H हो गया है ना, H OH, और ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा H, और इसको बोलेंगे हम OH। और फिर से नीचे आ जाते हैं हम लोग यहाँ से थोड़ा सा, और ये हो जाएगा CH2, और ये हो जाएगा OH। तो यहाँ पे ना हम इसको देख करके ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो हमारा पोर्शन है, ये वाला हमारा जो पोर्शन है इसमें सेकेंड लास्ट में है, यही जो कार्बन है आपका सेकेंड लास्ट है, ये लास्ट वाला है और ये सेकेंड लास्ट वाला है, तो हमको केवल सेकेंड लास्ट वाले को देखना है। इसी तरीके से हम लोग इसको ऐसा कर दें, बाय द वे ऐसा है ना, और बाय द वे यहाँ पे H हो जाए, यहाँ पे OH हो जाए, यहाँ पे OH हो जाए, यहाँ पे H हो जाए, ठीक। और ये फिर से ऐसा कर दूँ बाय द वे ऐसा, सॉरी, और ये हो जाएगा आपका, ऐसा कर देते हैं, ऐसा H हो जाए, और यहाँ से हमारा जैसे ये उलट गया तो ये इधर उलट देते हैं ऐसा H, और ये हो जाएगा OH, और ये हो जाएगा CH2OH ऐसा। तो इन दोनों को देखिए बड़ी प्यार से, तो आपको ये वाला सेकेंड लास्ट दिखेगा, ये वाला क्या दिखेगा, सेकेंड लास्ट दिखाइए, ये वाला सेकेंड लास्ट है आपका। तो जो सेकेंड लास्ट होता है, उसी कार्बन से हम लोग डिनोट करते हैं। तो ये वाला जो हो जाएगा आपका, इसको हम बोलेंगे डी ग्लूकोज, इसको क्या बोलेंगे, डी ग्लूकोज बोलेंगे, और इसको बोलेंगे एल ग्लूकोज, क्योंकि आपके यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है। तो डी ग्लूकोज और ए ग्लूकोज आया। देखो उस मैं एक बात कह रहा हूँ, उसको आप लोग बहुत केयरफुली सुनिए। उस समय बहुत दिनों तक मान्य था कि जो डी ग्लूकोज होती है ना वो क्लॉकवाइज रोटेशन करता है, और एल ग्लूकोज होती है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है। बाद में बहुत सारे, अब एक बात सुनिए, बाद में बहुत सारे एक्सेप्शन मिले जो डी फॉर्म होने के बावजूद भी वो क्लॉकवाइज रोटेशन नहीं करता था बल्कि एंटी क्लॉकवाइज करता था। तो जो और कुछ ऐसे भी थे जो एल फॉर्म में रहते थे लेकिन उसके बावजूद भी वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन नहीं करता था बल्कि क्लॉकवाइज रोटेशन करता था। तो जब पोलारीमीटर आया ना तो उसके सामने उसको कंफर्म करने के लिए प्लस और माइनस लिखे, ठीक है। तो कहीं कहीं पे डी प्लस लिखाता है, कहीं कहीं पे डी माइनस लिखाता है। तो डी का मतलब है कि ये क्लॉक राइट हैंड साइड में है, और प्लस का मतलब है कि हाँ वो
आपका क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है। तो इसको कई तरह के मायने हो सकते हैं। डी कई जगह ऐसा लिख सकते हैं डी प्लस, तो इसका मतलब ये है कि डी राइट हैंड साइड में है और प्लस का मतलब है क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। डी और माइनस है, इसका मतलब ये है कि डी में ओ एच जो है राइट हैंड साइड में है, लेकिन वो क्लॉकवाइज रोटेशन नहीं कर रहा है बल्कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है। तो डी और एल में, और उस ऐसे ही बोल सकते हो एल प्लस का मतलब है कि एल है मतलब ओ एच हमारा राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में है बट वो क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है। एल माइनस लिखा है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो है एल आइसोमर है, ओ एच हमारा लेफ्ट हैंड में है और वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है। तो ये जो है ना बहुत दिनों तक मान्य था, और इसके बाद इसमें कुछ कमियां भी आई। जैसे यही कमी थी कि प्रॉपर यार एक लिखा जाए, एक चीज़ लिखा जाए। तो एक चीज़ लिखा जाए इसलिए जो कान, इंगोल और प्रिलोक साहब थे उन्होंने बाद में एक आर एस नॉमेनक्लेचर दिया। ठीक है, तो आर एस नॉमेनक्लेचर को अभी बहुत तेज़ी से बहुत मतलब वाइडली यूज़ किया जाता है। आर मतलब सीधा सीधा है कि हम प्रियॉरिटी ऑर्डर लगाएंगे, चाहे आर हो चाहे एस हो, उसमें हम ओरिएंटेशन से मतलब नहीं रहेगा कि ओ एच इधर है ओ एच किधर है, उससे कोई मतलब नहीं रहता। ठीक, तो हम लोग अभी थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं आर एस नॉमेनक्लेचर। क्यों आर एस नॉमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं? क्योंकि हम ओ एच ग्रुप की बदौलत जो हम पहले क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देते आ रहे थे उसमें कुछ कमियां थी। जो कमियां ये थी कि कोई जो डी फॉर्म था उसके बावजूद भी एंटी क्लॉकवाइज करता था, और कुछ कुछ जो एल फॉर्म थे वो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए था लेकिन उसके बावजूद भी क्लॉकवाइज होता था। इसलिए उस कमी को दूर किया गया आर एस नॉमेनक्लेचर से। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक और है, उसके बाद हम लोग आर एस में पढ़ेंगे। तो आज मैं अभी आप लोगों को बताया हूँ डी एल नोटेशन। डी एल नोटेशन के बाद अभी बताता हूँ आपको इरिथ्रो और थ्रियो। इसको भी आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिए, इरिथ्रो एंड थ्रियो। एक छोटा सा टॉपिक है ये इरिथ्रो और थ्रियो। देखो इरिथ्रो और थ्रियो जो है ना नॉर्मल सा ओरिएंटेशन बताता है मॉलिक्यूल का, और मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन ये कहता है कि ये जो वर्ड है आपका ये कहता है इरिथ्रो मतलब होता है सेम साइड। क्या होता है? सेम साइड होती है। ठीक है, इसी तरीके से थ्रियो जो होती है, थ्रियो, इस थ्रियो को हम बोलते हैं अपोजिट साइड। क्या बोलते हैं? अपोजिट साइड बोलते हैं। तो कुछ नहीं है, बस जैसे आर एस को दिए हो वैसी टाइप का आपका नॉमेनक्लेचर है। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे आपके पास सी एच ओ है ना, और आपके पास बी आर है ऐसा, और सॉरी ये आपका बी आर है, और यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच है, और यहाँ पे सी एच टू ओ एच है। तो इसको बोलेंगे, आपका सेम साइड है इसलिए इसको बोलेंगे इरिथ्रो। क्या बोलेंगे? इरिथ्रो। इसी तरीके से आपका सी एच ओ है और यहाँ पे बी आर है, यहाँ पे एच है, इधर एच है, इधर बी आर है। तो इसको हम इसको बोल देंगे थ्रियो। इसको क्या बोलेंगे? थ्रियो कंपाउंड। तो कुछ भी नहीं है भाई, एकदम सिंपल सा याद रखना है। थ्रियो और इरिथ्रो हम किसको बोलेंगे? सेम साइड है तो इरिथ्रो, अपोजिट साइड है तो थ्रियो। किसी भी कंपाउंड को लेकर के बोला जा सकता है। ठीक, तो आज हम लोग लगभग 14-13 मिनट हमने पिछले वाले क्लास को कोरिलेट करके बता दिया है। अब हम लोग फाइनली जिस बात को हम लोग आज डील करने वाले हैं उस बात को डील करने वाले हैं यहाँ से। तो जो जिस टॉपिक को मैं बहुत बार बोल रहा था कि हाँ यार इसको पढ़ना है, आज हम लोग इसको बहुत पढ़ लेते हैं, आर एस नॉमेनक्लेचर। और आर एस नॉमेनक्लेचर जो है आपका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, नॉमेनक्लेचर में। जब आप लोग 3D स्पेस में मॉलिक्यूल को ओरिएंटेशन पढ़ते हो तो आर एस नॉमेनक्लेचर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, या इसी को हम लोग बोलते हैं बढ़िया प्यारा सा आर एस नॉमेनक्लेचर। क्या बोलते हैं? आर एस नॉमेनक्लेचर बोलते हैं जी, आर एस नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो इस आर एस नॉमेनक्लेचर का ओरिजिन कहाँ से हुआ? आर एस नॉमेनक्लेचर का जो ओरिजिन है ना ये भी लैटिन वर्ड से हुआ है। तो लैटिन वर्ड में एक तो हम यूज़ किए हैं आर और एक यूज़ किए हैं क्या? एस। ठीक, कैपिटल आर कैपिटल एस। आर का मतलब होता है रेक्टस। क्या होता है? रेक्टस। और एस का मतलब होता है सिनिस्टर। क्या होता है? सिनिस्टर। जो रेक्टस है ना उसका मतलब होता है
सेम साइड नहीं, क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन होती है, ठीक है। और जो सिनिस्टर रहता है उसका मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ऐसा बात है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, सिंपल सा बात, ठीक। तो किसी मॉलिक्यूल को हम आरएस नॉमेनक्लेचर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए रूल दिया गया था और हम उसी रूल को आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो बढ़िया सा हेडिंग लिख लेते हैं, रूल फॉर आरएस नॉमेनक्लेचर, रूल फॉर आरएस नॉमेनक्लेचर। बढ़िया सा लिखिएगा, मैं 2-3 तरीके से आप लोगों को इसको बताने वाला हूँ। रूल फॉर आरएस नॉमेनक्लेचर। तो आरएस नॉमेनक्लेचर में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले रूल डिसाइड करते हैं सीआईपी से हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट हम लोग पहले दे देते हैं, ठीक है। तो रूल नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया था कि जो इतने भी ग्रुप हैं कार्बन से जो अटैच है, ईच ग्रुप, उसको हम लोगों को प्रियॉरिटी देना है, ठीक है। ईच ग्रुप लिख सकते हो, ईच ग्रुप, ठीक है, ऑफ कायरल कार्बन, ईच ग्रुप ऑफ कायरल सेंटर लिख देता हूँ, ठीक है। ईच ग्रुप ऑफ कायरल सेंटर, ईच ग्रुप ऑफ कायरल सेंटर, ऐसा लिख देना था। सॉरी, इसको थोड़ा सा हम लोग डिजाइन कर लेते हैं। गिव, रुकिए, इसको थोड़ा सा डिजाइन कर देता हूँ मैं, ऐसा। गिव द प्रियॉरिटी, गिव द प्रियॉरिटी ऑफ, अब यहाँ से इसको लगा देते हैं, यहाँ पे है ना, यहाँ पे लगा देते हैं इसको ऐसा। ईच ग्रुप ऑफ कायरल सेंटर बाय सीआईपी रूल, बाय सीआईपी रूल। तो सीआईपी रूल मतलब होता है प्रियॉरिटी रूल, प्रियॉरिटी रूल। देखो, प्रियॉरिटी रूल को नहीं जानते हो तो आप लोग मेरा पिछले लेक्चर देखिए, वहाँ पे प्रियॉरिटी रूल पता चल जाएगा। तो प्रियॉरिटी रूल में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो मेन ग्रुप है उसको हम लोग एक को पहले प्रियॉरिटी में रखें, एक को दूसरे में रखेंगे, एक को तीसरे में रखेंगे, एक को चौथे में रखेंगे। ये है आपका प्रियॉरिटी ऑर्डर। क्या है ये? प्रियॉरिटी ऑर्डर। जिसको सबसे ज़्यादा प्रियॉरिटी दी हो उसको पहला नंबर में, जिसको प्रियॉरिटी दी हो दूसरे में उसको तीसरे में, ऐसा रखते हैं, गिव द प्रियॉरिटी। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल के तौर पर बोला था कि आपको जैसे एटॉमिक नंबर के थ्रू देखना है तो आयोडीन के पहले दोगे, देन ब्रोमीन को दोगे, है ना। आप लोगों को बोला था ना ऐसा, ब्रोमीन को दोगे, फिर आप क्लोरीन को दोगे, फिर आप फ्लोरीन को दोगे। तो इस तरीके से प्रियॉरिटी ऑर्डर दोगे, प्रियॉरिटी ऑर्डर। क्लियर? अब प्रियॉरिटी ऑर्डर दे दिए, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। प्रियॉरिटी ऑर्डर जब दे लिए तो प्रियॉरिटी ऑर्डर देने के बाद ना आप कोशिश करते हो क्या, सेकेंड नंबर रूल को फॉलो करने का। तो रूल नंबर सेकेंड को फॉलो करते हैं। तो रूल नंबर ये कहता है कि आप जब प्रियॉरिटी ऑर्डर दे देते हो तो उसमें एक केस होती है, इसको 2 केस में बताने वाला हूँ कि आप उसमें फोर्थ देखते हो, फोर्थ नंबर का। अब इसको कैसे समझोगे, सुनो। जैसे ये मोटर कार का स्टीयरिंग है, इसको एकदम अच्छे से समझिए, मज़ा आ जाएगा आपको। ये मोटर कार का स्टीयरिंग है और इस मोटर कार के स्टीयरिंग में ये मान लो कार का है, कार का हैंडल है, ऐसा ऐसा, कार का ऐसा हैंडल है ऐसा। और इस कार के हैंडल में, याद रखिएगा, इस कार के हैंडल में ये वाला जो ग्रुप है उसको 1 दिए हो, इसको दिए हो 2 और इसको दिए हो 3। और इसके नीचे आएगा आपका क्या, इसके नीचे जो रॉड लगे रहेगी ना, जो स्टीयरिंग का, वो नीचे रहेगा। वो कहाँ रहेगा? नीचे। तो गाड़ी कोई चलाने वाला है तो इसको ऐसे 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 चलाएगा, ऐसा, ठीक। तो ये कहता है कि आप यदि प्रियॉरिटी दे दिए हो स्टीयरिंग को पकड़ के, इसको 1 दे दिए हो, इसको 2 दिए हो, इसको 3 दिए हो, यानी आपका जो फोर्थ ग्रुप है वो पीछे है, तो आप मान लो स्टीयरिंग को ऐसे घुमा रहे हो, क्योंकि 1 से 2 में जाओगे, 2 से 3 में जाओगे, 3 से 1 में जाओगे। तो ये जो रोटेशन है तुम्हारा, ये जो रोटेशन हो रहा है वो कैसा रोटेशन हो रहा है? ये अभी रोटेशन हो रहा है वो क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। ये एंटी क्लॉकवाइज,
और आपका फोर्थ ग्रुप कहाँ है, बिलो दी प्लेन है। फोर्थ ग्रुप कहाँ है, नीचे है, यानी बिलो दी प्लेन है। और ये सारे के सारे ऊपर में है। तो 1 से 2 में जाओगे, 2 से 3 में जाओगे, यानी आप कहाँ क्या कर रहे हो, 1 है आपके पास, ये 2 है और आपके पास 3 है। ठीक है, तो आप जा कहाँ रहे हो, 1 से 2 में जा रहे हो, 2 से 3 में जा रहे हो, है ना, और फिर 1 में जा रहे हो। और लेकिन आपका स्टीयरिंग कहाँ है, नीचे तरफ है, आपका स्टीयरिंग नीचे तरफ है। तो इस तरीके से यदि आपका ओरिएंटेशन मिलता है तो हम इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज रोटेशन, और उसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, और उसको बोलेंगे एस आइसोमर। इसी तरीके से आपका स्टीयरिंग है ऐसा, और उस स्टीयरिंग में, मेरी बात समझना, उस स्टीयरिंग में फिर ऐसे त्रिकोण लगे हैं, ऐसा स्टीयरिंग में लगे हैं त्रिकोण। और उस स्टीयरिंग में मान लो ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है और ये 3 नंबर है। तो आप कैसे जा रहे हो बताओ, 1 से 2 में जा रहे हो, 2 से 3 में जा रहे हो और 3 से 1 में जा रहे हो। और आपका जो फोर्थ ग्रुप है, वो फोर्थ ग्रुप है, ये स्टीयरिंग है और नीचे में है। तो यदि आपका फोर्थ ग्रुप नीचे में है और 1 से 2, 2 से 3 में जा रहे हो, क्लॉकवाइज रोटेशन करोगे तो वो आर आइसोमर कहलाएगा। यदि आप, फिर से वही बात बोल रहा हूँ, ये आपका फोर्थ ग्रुप बिलो दी प्लेन है, फोर्थ ग्रुप कहाँ है, बिलो दी प्लेन है, और 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1 में जा रहे हो, तो आपका ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। और इसको आप लोग बोलोगे, क्या बोलोगे, आप लोग बोलोगे इसको एस आइसोमर। ठीक, तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को स्टीयरिंग से बता कर लिख दिया है, आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। फोर्थ ग्रुप बिलो दी प्लेन होना चाहिए, फोर्थ ग्रुप कहाँ हो जाना चाहिए, बिलो दी प्लेन, और फोर्थ ग्रुप भी कहाँ होना चाहिए, बिलो दी प्लेन होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे केस में आर जो है आर होता है और एस जो है एस होती है। ठीक है, आर क्या होती है, आर होती है, और एस क्या होती है, एस होती है। तो ऐसा बढ़िया सा लिख दीजिए आप लोग ऐसा। ठीक, तो मैं यहाँ पे केस को लिख देता हूँ, केस को थोड़ा समझिए। ये तो इसको कहाँ पे लिखें, नीचे लिख देते हैं। नीचे क्या लिखें देखो, उसको थोड़ा समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आप केस नंबर फर्स्ट है ना, ये केस नंबर फर्स्ट है जिसको मैं लिखा रहा हूँ। इफ फोर्थ ग्रुप, फोर्थ प्रियॉरिटी ऑर्डर, फोर्थ प्रियॉरिटी लिख दो, इफ फोर्थ प्रियॉरिटी, ठीक, इफ फोर्थ प्रियॉरिटी ग्रुप, इफ फोर्थ प्रियॉरिटी ग्रुप प्रेजेंट बिलो दी प्लेन, बिलो दी प्लेन, याद रखिए बिलो दी प्लेन ना। इफ फोर्थ प्रियॉरिटी ग्रुप प्रेजेंट बिलो दी प्लेन, ठीक है, बिलो दी प्लेन एंड go on and go on and go on। ठीक है, यदि आप 1 से 2 जा रहे हो और 2 से 3 जा रहे हो, ठीक है, और आप क्लॉकवाइज जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्लॉकवाइज, तो वो कहलाएगा आर आइसोमर। इसी तरीके से आप गो ऑन क्या कह रहे हो, 1 से 2 जा रहे हो, 2 से 3 जा रहे हो, और तो और आपका जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको हम बोलेंगे एस आइसोमर, एस आइसोमर। देखो कई लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा केस नंबर फर्स्ट, तो मैं आपको सीधा सीधा एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको तुरंत एक ही बार में समझ में आ जाएगा। देखो जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे आप लोग क्या किए हो, ये कार्बन है, इस कार्बन से आपका 1 नंबर ये है, ये 2 नंबर है ना, सॉरी ये 2 नंबर नहीं है, ये वाला 2 नंबर है और ये 3 नंबर है। तो आप लोग क्या किए हो, आप गए हो 1 से 2, 2 से 3 ऐसा, और 3 से फिर 1, तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया, इसलिए आर कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास कार्बन है, फोर्थ पीछे है ना, ग्रुप के पीछे है, 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ठीक है, और आप क्या कर रहे हो भाई, आप जा रहे हो कहाँ, आप जा रहे हो 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 1 ऐसा, और ये इस कंडीशन में क्या कहलाएगा, ये एस आइसोमर कहलाएगा। ठीक, 1 से 2, 2 से 3 जा रहे हो तो एस आइसोमर। फोर्थ ग्रुप आपका बिलो दी प्लेन है। ठीक, फोर्थ ग्रुप कहाँ है जी, बिलो दी प्लेन है। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, और आप लोगों को एकदम ज़्यादा डीपली पढ़ना भी नहीं है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना पढ़ लेंगे तो आपसे बहुत कुछ हो जाएगा। देखो जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल है ऐसा, ये है आपका एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल में बाय द वे आपके पास एक क्लोरीन है ऐसा, एक क्लोरीन है,
और ये है आपका हाइड्रोजन। देखो प्रियॉरिटी रूल में मैंने एक बात पक्का कहा था कि आप जब प्रियॉरिटी देखते हो, क्या देखते हो, प्रियॉरिटी, तो सबसे पहले उसको देते हो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। पहले किसको देते हो, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो ये 1 हो जाएगा। उसके बाद देखो ये इधर मिथाइल ग्रुप है, इधर ये कौन सा ग्रुप है, 1 2 3 प्रोपाइल ग्रुप है। तो मिथाइल ग्रुप और प्रोपाइल ग्रुप में किसको दोगे, 2 इसको दोगे, इसको 3 दोगे, 1 2 3। आप कहाँ जा रहे हो, 1 से 2 जा रहे हो, 2 से 3 आ रहे हो, ठीक है। और फोर्थ प्रियॉरिटी ग्रुप जो है आपका बिलो द प्लेन है, तो फोर्थ प्रियॉरिटी बिलो द प्लेन है, तो ये हो जाएगा एस आइसोमर। क्या हो जाएगा जी, ये एस आइसोमर हो जाएगा। इसी तरीके से मैं एक और कंपाउंड दे रहा हूँ, आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। जैसे आपके पास OH है ऐसा, और ये है डबल बॉन्ड O है, और ये H है, ठीक है, और ये ऐसा कर रहे हो, और ये ऐसे गया ऐसा ऐसा, और ये ऐसा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करोगे, नंबरिंग दोगे प्रियॉरिटी रूल। इसको 1 देंगे क्योंकि यहाँ डायरेक्ट ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। अब इधर जाओगे तो कार्बन मिलेगा, इधर जाओगे तो कार्बन मिलेगा, इधर जाओगे तो ऑक्सीजन मिलेगा, इधर जाओगे तो ऑक्सीजन मिलेगा, लेकिन जो डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन है उसको हम ज़्यादा प्रियॉरिटी देते हैं। तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। तो आप लोग जाए कैसे रहो, 1 से 2, 2 से 3, और 3 से फिर 1। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा आइसोमर, ये हो जाएगा आपका एस आइसोमर हो जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा आपका आर आइसोमर हो जाएगा, आर आइसोमर, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। मैं 1 2 एग्जांपल और दे रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ से एक और एग्जांपल हम छाप लेते हैं, और वो एग्जांपल है आपका ये वाला सिंपल सा एग्जांपल। उसको ड्रा कीजिए, और ड्रा करते ही आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये डबल बॉन्ड O है ना, ये CH3 है ऐसा, और ये आपका हाइड्रोजन है जो पीछे की ओर है, क्लियर। अब इसको देखो जी, किसको पहला नंबर देना चाहिए। आप लोग प्रायोरिटी ऑर्डर में पढ़े होंगे, थोड़ा सा जानते होंगे। इधर जाएंगे तो मेथिल मिलेगा, इधर जाएंगे तो कार्बन मिलेगा, ये कार्बन, ये कार्बन, इस कार्बन और इस कार्बन को देखो तो यहाँ पे, और इस कार्बन को देखो, 3 चीज़ें देखना है। तो इधर जा रहे हो, डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो ऑफकोर्स ये ज़्यादा होगा। ये तो मिथाइल ग्रुप है, ये बहुत बड़ा ग्रुप है, तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा आपका 3, और ये हो जाएगा आपका 4। तो आप 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, है ना। तो ये कौन सा का डायरेक्शन में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा एस आइसोमर। क्या हो जाएगा, एस आइसोमर हो जाएगा। इसी तरीके से मैं एक एग्जांपल और आपको प्रपोज कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, है ना। ये देखिए छोटा सा एग्जांपल, यहाँ से ऐसा कर देते हैं, जैसे ये कार्बन है और ये OH है ना, और ये हो गया मेथिल ऐसा CH3, और यहाँ से जो आपका हाइड्रोजन है H है इधर, और ये हो गया COOH। फोर्थ ग्रुप अभी भी बिलो दी प्लेन है, तो हम उसको पहले नंबर देते हैं, हम उस कार्बन को पहले नंबर देते हैं, आपको पता होगा, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है। तो ये 1 हो जाएगा। अब इसको पहले नंबर दें कि इसको दूसरे नंबर में दें, इसको दूसरा देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे C के बाद डबल बॉन्ड O है, C के बाद H है यहाँ, तो ये हो जाएगा 3। तो हम 1 से 2 आए, 2 से 3 में गए ऐसा। तो ये कौन सा आइसोमर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका R आइसोमर। क्या हो जाएगा, इसका नाम R आइसोमर, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा होगा। ये मैंने केस फर्स्ट बताया था, जब आपका फोर्थ प्रियॉरिटी ग्रुप कहाँ है, फोर्थ प्रियॉरिटी ग्रुप प्रेजेंट बिलो दी प्लेन, क्लियर, बिलो दी प्लेन। लेकिन यही कहानी जो है ना आपका चेंज हो जाता है जब केस नंबर 2 आता है। तब केस नंबर 2 क्या कहता है, उसको थोड़ा जान ले रहा हो, और वो सिंपल सा आपका ट्रिक है, ठीक। केस नंबर 2 लिखा देता हूँ। केस नंबर 2 ये कहता है कि आपका यदि फोर्थ प्रियॉरिटी ग्रुप एबो द प्लेन है, इफ फोर्थ प्रियॉरिटी ग्रुप प्रेजेंट एबो दी प्लेन, बिलो दी प्लेन नहीं है ना, अब एबो दी प्लेन है, एबो दी प्लेन, ठीक। तब क्या हो जाती है, तब हम लोग यदि अब 1 2 और 3 करते हुए जाते हैं, 1 2 3, 1 2 और 3 जा रहे हैं, और क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, ठीक है। तो वो ऐसे कंडीशन में उसको क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है 1 2 3, तो उसको होना चाहिए शुड बी R, बट वो R नहीं होता, बट की वो होता है, बट वो S होती है। इस बात को याद रखिएगा,
ठीक, आर होना चाहिए। फोर्थ प्रियोरिटी ग्रुप एबोदी प्लेन है तो जो आर वाला आइसोमर है वो एस बन जाता है, जो आर वाला है वो क्या बन जाता है, एस बन जाता है। इस बात को गांठ बांध लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से जब इसमें 1 जाएंगे, फिर 2 जाएंगे, फिर 3 जाएंगे, ऐसा, और वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो ऐसे केस में उसको क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज है तो शुड बी आर होना चाहिए, शुड बी एस होना चाहिए, बट वो क्या होती है, बट होती है वो आर होती है, बट वो आर आइसोमर होती है, ठीक है। ये इस बात को याद रखिएगा। और ये होती है आर एस आइसोमर होती है और ये आर आइसोमर होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे आपके पास एक एग्जांपल है, सिंपल सा एग्जांपल, जैसे ये है ऐसा, और आप लोग बाय द वे यहाँ पे लिखे हैं ऐसा ऐसा और हाइड्रोजन लिख दिया और यहाँ पे लगा दिए आप क्लोरीन। तो इस समय इसको पहले प्रायोरिटी इसको देंगे, फिर इसको देंगे, फिर इसको देंगे, तो आपको लगेगा 1 से 2 जा रहा हूँ, 2 से 3 जा रहा हूँ, और ये इसका फोर्थ प्रायोरिटी हो जाएगा। तो आपको लग रहा है ये क्या लग रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन लग रहा है। तो क्लॉकवाइज होने के बावजूद भी फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप सामने है, तो वो क्या हो जाएगा, शुड बी आर होना चाहिए। क्या होना चाहिए था, शुड बी आर होना चाहिए था, बट वो आर नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, वो बट हो जाएगा, वो एस हो जाएगा। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन आया है, दिख रहा है आर लेकिन है एस, ठीक है, दिख रहा है आर लेकिन है क्या, एस है। इस बात को याद रखेंगे, इस बात को याद रखिएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और बता रहा हूँ, आपकी आंखें उससे शायद और खुल जाएगी, क्लियर हो जाएगा। जैसे ये है, ए है, और आप ऐसे लिखे हो ऐसा, और यहाँ से तो ओ एच है ना, और यहाँ से मैं लिख देता हूँ एस एच, बस ये। तो आप लोग बता सकते हो इसमें क्या लिख सकते हैं। ये जैसे एच है तो आप लोग देखोगे तो क्या पता चल रहा है ना, ये पहला ग्रुप है, सल्फर ज़्यादा एटॉमिक नंबर रखता है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है, और उसके बाद ये आएगा चौथा प्रायोरिटी ग्रुप में। CIP से प्रायोरिटी यही आएगा, 16 एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, फिर ऑक्सीजन का 8 होता है, फिर कार्बन का 6 होता है। तो जा रहे हो 1 से 2, 2 से 3, तो आपको क्या लग रहा है, आप ऐसा लग रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ। तो आपको लगता क्या है, ये लगता क्या है, ये शुड भी आपको लगता है कि ये है हमारा क्या, एंटी क्लॉकवाइज से शुड भी एस लगता है, लेकिन वो एस नहीं है, बट क्या है वो, बट ये एक्चुअल में क्या है, आर है, बट क्या है, आर है, ठीक है। तो अभी तो मैं तो फ्लाइंग वेज में बताया हूँ। इसी तरीके से नॉमेनक्लेचर जो है ना, आप लोग फीसर में कर सकते हो। किस में कर सकते हो, फीसर में भी कर सकते हो। तो यहीं पे लिख देता हूँ RS नॉमेनक्लेचर इन फीसर प्रोजेक्शन। कहाँ से, फीसर प्रोजेक्शन फार्मूला। इसका प्रोजेक्शन फार्मूला को हम लोग कल और डिटेल पढ़ने वाले हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आप लोग जानते हैं। तो फीसर प्रोजेक्शन फार्मूला में क्या होता है डियर स्टूडेंट, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐसे वर्टिकल बना के लिखते हैं, ठीक है, वर्टिकल बना के लिखते हैं। तो इसमें ध्यान से समझिएगा, आपका ये है आपका वर्टिकल लाइन, ये है हॉरिजॉन्टल है ना लाइन, और ये है आपका वर्टिकल लाइन। क्या है, वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो इसमें 2 तरह का केस है, इसमें भी, ठीक, इसमें 2 तरह का केस है। क्या है केस, उसको बता रहा हूँ आपको। उन दोनों केस में जाना है, एकदम शॉर्टकट में पढ़ रहे हैं। और आपका फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा, फोर्थ, ये केस फर्स्ट है ना, यहाँ पे केस फर्स्ट लिख देते हैं, केस फर्स्ट और केस सेकेंड, एकदम शॉर्टकट में, केस फर्स्ट और केस सेकेंड। केस फर्स्ट ये कहता है कि आपका जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है, बाय द वे वो वर्टिकल में है। कहाँ है, एट वर्टिकल लाइन, लाइन है, ठीक है, वर्टिकल लाइन है, चाहे वो वर्टिकल लाइन के टॉप में हो चाहे बॉटम में हो, चाहे, ठीक है, चाहे वो कहाँ हो,
चाहे वह अप हो या डाउन, अप हो या डाउन, ठीक है, चाहे वो अप हो या डाउन हो। क्लियर, ध्यान से समझिए रहिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप मिले और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ हो, वर्टिकल लाइन में हो, चाहे वह अप हो चाहे डाउन हो। क्लियर, और आप लोग क्लॉकवाइज जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी 1 से 2, 2 से 3 ऐसा, ठीक। तो क्लॉकवाइज रोटेशन को हम लोग बोलते हैं वहाँ पे आर, क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज को बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को बोलते हैं, यदि हम 1 से 2 जा रहे हैं, 2 से 3 जा रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं एस, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एस। लेकिन केस नंबर सेकंड अलग है। आपका जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है, प्रायोरिटी ग्रुप, आपका फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, ये जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है, 8 हॉरिजॉन्टल है, कहाँ है, हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज में है, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन है, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे राइट हो, चाहे वो कहाँ हो, चाहे वह लेफ्ट हो या राइट हो, लेफ्ट हो या राइट हो, याद रखना, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, ठीक है। और आपका क्लॉकवाइज हो रहा है, क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। तो और आप 1 से 2, 2 से 3 जा रहे हैं, तो उसको होना चाहिए क्या, क्लॉकवाइज रोटेशन है तो उसको होना चाहिए शुड बी आर, क्लॉकवाइज से तो आर होना चाहिए, लेकिन आर नहीं होता, बट वो क्या होता है, बट वो होता है एस, बट क्या होता है, वो एस होता है। क्लियर, ये इसी तरीके से यदि हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जा रहे हैं, और एंटी क्लॉकवाइज कैसे जाएंगे, 1 से 2 जाएंगे, 2 से 3 जाएंगे ऐसा, तो उसको एंटी क्लॉकवाइज में क्या होना चाहिए, शुड भी हमको उसको होना चाहिए एस, एंटी क्लॉकवाइज से तो एस होना चाहिए, लेकिन वो होता है बट वो होता है आर, बट वो होता है क्या, आर होता है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बड़ा समझ में आ जाएगा, एकदम सिंपल सा। जैसे ये है आपका, ठीक है, आपका ये है ऐसा, यहाँ पे मैं आपको बोल देता हूँ, यहाँ पे मेरा COOH है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे H है, ठीक है। तो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को ध्यान से देखो, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दोगे, 1 दोगे, इसको दोगे, 2 दोगे और इसको 3 दोगे। क्लियर है, और ये 4 दोगे। फोर्थ कहाँ है, वर्टिकल में, फोर्थ कहाँ है जी, वर्टिकल लाइन में, चाहे अप हो चाहे डाउन हो, बोला हो ना। तो 1 से गए 2, 2 से गए 3 और 3 से गए फिर वहीं, तो ये हो जाएगा आपका आर आइसोमर, क्या हो जाएगा, आर आइसोमर, क्योंकि आप 1 से 2 गए हो, 2 से 3 गए हो, 3 से 1 गए हो। क्लियर, क्लियर हो गया। और आपका इधर ऐसा बोल रहा हूँ मैं, ऐसा जैसे आपके पास OH है, इधर CH3 है और COOH है, और यहाँ पे है H, ठीक है, यहाँ पे H है। तो आपको क्या लगेगा, आप सबसे पहले ज़्यादा नंबर किसको दोगे, इसको दोगे 1, और इसको क्या दोगे 2, और इसको क्या दोगे 3, और इसको क्या दोगे 4। तो अब बोला हूँ 4 तो दे दिए, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल में है, क्या है भाई, हॉरिजॉन्टल में है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। तो आपको लग रहा है कहाँ, 1 से जा रहा हूँ 2, 2 से जा रहा हूँ 3, तो लगता है कि ऐसा लगता है कि ये आर है, क्या है, शुड बी आर है, ठीक, बट वो आर नहीं होता है, हॉरिजॉन्टल में आ गया है, तो हॉरिजॉन्टल में आ गया तो वो आर वाला एस बन जाएगा, क्या हो जाएगा, बट वो एस हो जाएगा, ठीक है, शुड बी आर बट वो क्या है, एस है, इस बात को याद रखना। तो ये एस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। इसी तरीके से मैं 1-2 एग्जांपल और ड्रा कर देता हूँ, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग ना बहुत तेज़ी से और बना सकते हैं, जैसे मैं और एक एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ से आप क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ से एक एग्जांपल है ऐसा, और ये है आपका H है, ये BR है, और ये CL है ना, और ये F है, ऐसा देखो ध्यान से। क्लियर, तो आपको क्या लगेगा बताओ, तो हॉरिजॉन्टल में तो है कि वर्टिकल में, वर्टिकल में है फोर्थ ग्रुप,
तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर, ये हो जाएगा सेकेंड नंबर और ये हो जाएगा थर्ड नंबर। तो 1 से 2 आ रहा है, 2 से 3 जा रहा हो, फिर 1 में आ जाओगे। हॉरिजॉन्टल है तो डेम श्योर, हॉरिजॉन्टल है तो कोई टेंशन नहीं है, चाहे अप में हो चाहे डाउन में हो। यदि फोर्थ ग्रुप चाहे अप में हो चाहे डाउन में हो कोई मतलब नहीं है। क्लॉकवाइज आर होता है, एंटी क्लॉकवाइज एस होता है। तो ये जो आइसोमर है आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर आइसोमर। ये क्या हो जाएगा, आर आइसोमर हो जाएगा। लेकिन इसी की जगह क्या होता, आपका ये हॉरिजॉन्टल हो जाता धोखा से। ये क्या हो जाता भाई, एक एग्जांपल और लिख दो यहाँ पे। बाय द वे की बात बोल रहा हूँ। यहाँ पे हो जाता H, यहाँ पे हो जाता OH, यहाँ पे मैं लिख देता CH3 और यहाँ पे लिख देता CH2OH। तो अब क्या करते, नंबरिंग देते। तो सबसे पहले नंबर इसको दोगे, फिर इसको दोगे, फिर इसको दोगे, फिर इसको दोगे, है ना। देना तो इसी को है। तो आपको कैसा लग रहा है, 1 से आ रहे हो 2, 2 से आ रहे हो 3, फोर्थों को तो गोली मार होते हैं फिलहाल। तो आपको क्या लग रहा है, ये शुड बी क्या लग रहा है, शुड बी आपको लग रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो शुड बी एस होना चाहिए। लेकिन ये आपका हॉरिजॉन्टल में है फोर्थ ग्रुप, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये बट आर हो जाएगा। ये बट क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से देख सकते हो आप ऐसा। अब आप लोगों को ना एक तो कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल थोड़ा बड़ा करा देता हूँ, आप लोग निस्वतंत्र हो जाएंगे, है ना। जैसे आप लोगों को एक बड़ा क्वेश्चन दे देता हूँ, यहाँ पे CHO और उसके बाद यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे OH हो गई, है ना। और उसके बाद थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इधर OH कर देते हैं, इधर H कर देते हैं, है ना। और एक लिखा देते हैं CH2OH। ये सबसे तगड़ा क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं उसको देखिए आप लोग। सबसे पहले ये इस कार्बन को देख लीजिए, फिर इस कार्बन को देखेंगे। इस कार्बन को पहले देखो, इस कार्बन को देख रहे हो तो ये आपका बड़ा ग्रुप ये है, ए हो जाएगा। देखो इधर ऊपर जा रहे हो तो सी आ रहा है, इधर आ रहे हो तो सी आ रहा है, इधर जा रहे हो तो डबल बॉन्ड ओ आ रहा है, इधर जा रहे हो तो फिर से सी आ रहा है, लेकिन ये ऑक्सीजन आ रहा है ना। तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन वाला डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो ये 1 2 और ये हो जाएगा 3। क्लियर। तो आप लोग ध्यान से देखो तो जी क्या हो रहा है, 1 से जा रहे हो 2, 2 से जा रहे हो 3, ऐसा जा रहे हो, है ना। तो आपको क्या लग रहा है, लेकिन ये फोर्थ प्रायोरिटी को यहाँ है तो शुड भी क्या होना चाहिए, शुड भी हमको लग रहा है कि घूम रहा है तो आर होना चाहिए, है ना। ये लेकिन बट क्या हो जाएगा, ये बट हो जाएगा एस हो जाएगा। ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है तुम्हारा क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। इसी तरीके से मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ और थोड़ा सा देखिए आप लोग इधर। इसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे हम लोग, इसको देंगे। उसके बाद इसको देंगे कि इसको देंगे, इधर नहीं। हम लोग CH2 के बाद O है और यहाँ पे CH2 के बाद OH है। CH2 के बाद और अच्छा अब इसमें देखो CH2, ऐसा करो समझो देते कैसे हैं प्रायोरिटी। इधर आए तो CH2 मिला, इधर गए तो CH मिला, ये CH मिला ना, फिर OH मिला और इसके साथ एक ऑक्सीजन है और इसके साथ गया तो ये एक ऑक्सीजन है और एक कार्बन है कि नहीं। एक ऑक्सीजन है और एक क्या है, एक ऑक्सीजन है एक कार्बन है। इधर गए तो इधर गए तो ये कार्बन है लेकिन उसके साथ 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो हम ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे, इसको देंगे, फिर इसको देंगे, है ना। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो जी। इस कार्बन के बाद गया था, ये कार्बन से OH लगा हुआ है, इस कार्बन से भी OH लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन है लेकिन एक हाइड्रोजन है और यहाँ CH2O है, CH है, तो इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, इसको देंगे। तो आपको क्या लग रहा है, 1 से 2 में गया, 2 से 3 में आए और आपका ये फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप ये है। तो आपको क्या लग रहा है बताओ। तो आपको देख के ऐसा लग रहा है कि हम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि शुड भी क्या लग रहा है, शुड भी एस लग रहा है। बट वो क्या है, बट वो आपका क्या है, ये बट वो आर है, बट क्या है वो आर है। तो इस तरीके से बड़े मॉलिक्यूल में हम रोटेशन लगाते हैं और बता देते हैं कि ये आर है और ये एस है, ठीक है। ये आर है और क्या है, ये एस है। क्लियर है, ऐसा इस बात को याद रखिएगा। और एक नोटेशन इसी में और दे सकते हैं, इसको लिख लीजिए, फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, है ना। इसको लिखो जी। अच्छा एक क्या कहना चाह रहा था बच्चे लोग आप लोगों से, इसका और एक खतरनाक रोटेशन बता देता हूँ, फिर आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये देखो इसमें बताने वाली बात ये है कि आपका जो ये कंपाउंड है ना, उसको हम लोग कुछ और बोल सकते हैं क्या। जैसे CHO था, यहाँ पे H था, यहाँ पे OH था, है ना, यहाँ पे OH था और यहाँ पे H है।
और इस ये है CH2OH। नंबरिंग जब हम इस कंपाउंड का करेंगे, मतलब जब नॉमेनक्लेचर करेंगे, तो आपको एल्डिहाइड है तो उसको पहला नंबर देंगे, इसके बाद ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, नॉमेनक्लेचर के लिए। तो नॉमेनक्लेचर के लिए देखें तो ये वाला कार्बन क्या है आपका दूसरा नंबर का आ गया S आ गया, और तीसरा नंबर का क्या आ गया R हो गया, है ना। आया कि नहीं आया जी, है ना। पहले दूसरा नंबर का ये हो गया। तो और OH अपोजिट डायरेक्शन में है, और अपोजिट डायरेक्शन में बोलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं 3Os बोलते हैं, ठीक है। तो 2S 3R ऐसा हो जाएगा, और इसको बोलोगे 3Os। क्या बोलोगे 3Os बोलोगे, क्योंकि OH जो है ना अपोजिट साइड में है। क्लियर, इसको क्या बोलोगे 3Os बोलोगे। आगे समझ आ गया होगा। अब आ गया तो अच्छी बात है। अब आ गया तो क्या हो जाएगा, देखो ये वाला क्या है एंटी क्लॉकवाइज, ये आपका रोटेशन कर रहा है, इधर वाला रोटेशन कर रहा है क्लॉकवाइज। फिर से एक बात बोल रहा हूँ, ये वाला रोटेशन क्या हो रहा है क्लॉकवाइज, और ये क्या हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा है ना। एक ऊपर वाला क्या कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, ये क्लॉकवाइज कर रहा है। तो ये हो गया, अच्छा क्लॉकवाइज, तो इसको क्या बोला जाए, ठीक। ये तो अपोजिट डायरेक्शन घूम रहा है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। एक बार केयर कीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैं ना आपको कुछ क्वेश्चन देने वाला था, और उस क्वेश्चन को बना के जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारा समझ आ जाएगा। RS नॉमेनक्लेचर, ये आप लोगों का वर्क है, ये देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। ये बहुत सारा वर्क है, इसको सब RS नॉमेनक्लेचर बनाइएगा। ये एक है जिसको मैंने बता दिया है ना। ये S हो गया और ये R हो गया, ये ऐसा घूम रहा है और ये ऐसा घूम रहा है ना। ये R है, ये ऐसा, ये R है मतलब ऐसे घूम रहा है। अच्छा सुनो, मैं एक चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा गलत बता डाला था, थोड़ा सा इसमें मैं सुधार करना चाह रहा हूँ, सॉरी। ये कह रहा था कि आपका जो ये वाला स्लाइड है जिसको मैंने अभी बताया था, देखो क्लॉकवाइज कैसे घूमता है, घड़ी कैसे घूमता है, घड़ी तो ऐसे ही घूमता है ना, ऐसे घूमता रहता है, ये ऐसे घूम रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज ये हो गया, और ये भी हो गया, ठीक है। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो पाएगा। चलो आगे हम लोग कंफ्यूजन नहीं छोड़ते, सीधा आप लोगों को वर्क दे देते हैं। ये है आपका लोगों का वर्क, सॉरी ये भी नहीं है जी, आप लोगों का वर्क ये है, इसको बना के ज़रूर देखिएगा। ये आपका RS नॉमेनक्लेचर, इतने RS नॉमेनक्लेचर से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग RS नॉमेनक्लेचर को कंप्लीट कर लेंगे, इससे ज़्यादा और डीपली मत पढ़िएगा, इतना सफिशिएंट है RS नॉमेनक्लेचर के लिए, ओके। तो हम क्या करेंगे, जब आपको असाइनमेंट भेजेंगे तो कुछ क्वेश्चन डाल के भेजेंगे। तो आज का हम वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप लोग अपनी कॉपी में इसको ज़रूर बनाइए, मेंशन कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने नोट्स को अच्छे से बनाएं, और बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयारी कीजिए। जल्दी ही व्याख्याता का नोटिफिकेशन आ भी सकता है 22 मार्च के बाद, तो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ओके, धन्यवाद। हम अगली बार मिलेंगे आपके कन्फर्मेशनल एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा।